हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म, अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व, मतलब पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म, जिसके विषय में हमने ऊपर पढ़ा है एकाकी परमाणु आयन और संकुलों के लाक्षणिक गुण हैं। ठीक है कि एक एक परमाणु के इंडिविजुअल एटम्स के ये एक स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। इनके विपरीत कुछ अन्य चुंबकत्व जैसे कि लोह चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व, लघु लोह चुंबकत्व ऐसे गुण हैं जो अनेकों परमाणु अथवा आयनों के इलेक्ट्रॉन चक्रण के पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करते हैं। कि जैसे क्या होता है कि अब जो हमने डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म जो पढ़ा है वो तो केवल हमने एक ही कंपाउंड से, एक ही एलिमेंट से रिलेट किया है कि अगर किसी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, किसी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो तो कैसा होगा, पैरा, और जिसमें नहीं है वो कैसा होगा, डाया। लेकिन अगर लोह चुंबकत्व और इनकी लोह चुंबकत्व या फिर फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस या प्रतिलोह चुंबकत्व या लघु लोह चुंबकत्व ऐसे हैं कि जो अनेकों कॉम्प्लेक्स के बारे में बताते हैं। कि जैसे आपस में दो कॉम्प्लेक्स मिक्स हो गए, कि एक तो क्या हो गया, मेटल, और उसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो अगर लिगेंड्स जुड़े हुए हैं तो उनका आपस में क्या रिलेशन है, उनकी क्रिया कैसे हुई और कैसे मेटल और लिगेंड आपस में बंधे और क्या बन गया, उनका यौगिक बन गया। ठीक है। तथा क्रिस्टल की अनेक इकाई कोशिकाओं के सहकारी व्यवहार से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार का चुंबकत्व है जो क्रिस्टल की बहुत सी इकाई कोशिकाओं के सहभागी व्यवहार से उत्पन्न होता है, सहकारी चुंबकत्व कहलाता है। कि जैसे हमने पढ़ा कि एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि जैसे हमने देखा है NaCl का कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, ऐसे एक Na पॉजिटिव, तो ये एक कंपाउंड बन गया कि एक Na पॉजिटिव है वो 6Cl नेगेटिव से सराउंडेड होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब ये कैसा बन गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। लेकिन ये किसी भी क्रिस्टल की एक ही यूनिट है, और ऐसी बहुत सारी यूनिट जब आपस में कंबाइन करती हैं तो क्या बनाती हैं, एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती हैं। और ऐसा क्रिस्टल के अंदर ऐसी बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ गई, तो उन सभी का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरीके से उन्होंने आपस में रिएक्ट किया। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने रिएक्ट किया तो क्या बना, हमारे पास कोई भी क्रिस्टल बना। ठीक है, तो क्रिस्टल किस तरीके से बना और उनका आपस में क्या कोऑपरेशन है, उसी मैग्नेटिज्म को हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लोह चुंबकीय पदार्थ विशेष प्रकार के अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब ये कन्फर्म है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। अब ये तो क्लियर हो गया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पास कौन से होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के अत्यधिक निकट होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के ऊपर निर्भर करती हैं। तो ये कहता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, हमें पता है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जिनमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे के बिल्कुल ही निकट निकट होते हैं। इससे इनके मध्य परस्पर विनिमय और सहयोग की संभावना बनी रहती है। कि जैसे क्या होता है कि ये अगर सिंपल इन निकट निकट हैं, पास पास हैं, बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक हैं, तो इनके बीच कुछ ना कुछ कोऑपरेशन मिलेगा। ठीक है, कि ये एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। तो FeCO और Ni धातुएं लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। कक्षीय तापक्रम पर तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रत्येक परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का बेतरतीब वितरण होता है। कि जब अगर किसी भी, हमने जैसे ये आपका एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और हमने इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, ठीक है, अभी तक हमने कोई भी यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमने नहीं लगाया है, तो इनका जो वितरण होगा, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे है, रैंडमली। ठीक है,
बेतरतीब वितरण होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में इन सभी परमाणु चुंबकीय आघूर्णों का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखण हो जाता है। हमने जैसे ही इस सब्सटेंस के ऊपर क्या अप्लाई किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, तो इनका क्या हो गया, एक ही चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इनका क्या हो गया, अलाइनमेंट हो गया। मतलब इनकी जो डायरेक्शन हो गई वो सभी की क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, और इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड होगा तो इसलिए हमने क्या बोला था कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही जल्दी आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया कि जो फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो एक तरीके के पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होते हैं, वो उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पाई जाती है। जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो कौन से होंगे, पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट भी मिलेगा। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा तो इनके बीच कुछ ना कुछ कोऑपरेशन भी मिलेगा, इनके बीच आपस में कुछ ना कुछ सहयोग और विनिमय भी मिलेगा। ठीक है, तो जब हमने किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर अगर हमने क्या नहीं लगाया, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, कोई भी हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया है, तो जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका बेतरतीब वितरण होता है, मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जैसे ही हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया इसका मतलब इनकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ पर हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही हो जाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही संरेखण हो जाता है इनका। ठीक है, अब जो हमने एक बार तो क्या किया था कि हमने एक बार तो ये जो कंपाउंड, जो तत्व लिया, जो एलिमेंट लिया, तो उसके ऊपर हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। लेकिन फील्ड अप्लाई करने के बाद भी सामान्य तापक्रम पर यह संरेखण विचलित नहीं होता है कि जब तक टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इनका कोई, जब अगर इनकी जो डायरेक्शन हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है तो इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे धातु स्थायी चुंबक की भांति कार्य करने लगता है। और पदार्थ का यह गुण क्या कहलाता है, लोह चुंबकत्व। ठीक है, कि जब तक हमने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो उनका जो वितरण था, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा था, रैंडमली। लेकिन जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उनकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन में चेंज हो गया, अब 25 डिग्री सेल्सियस तक इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ये इनकी जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से, तो फिर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दोबारा से रैंडमली होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तापक्रम बढ़ने पर घटती है कि इनकी जो इंटेंसिटी होती है, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, घटती जाती है। तथा एक निश्चित तापक्रम पर, जिसे क्यूरी तापक्रम कहते हैं, पर पदार्थ पुनः अनुचुंबकीय आचरण प्रदर्शित करने लगता है। ठीक है, और एक ऐसा स्पेशल टेम्परेचर आ जाता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो सब्सटेंस होता है वो दोबारा से लोह चुंबकत्व से, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। और उसी टेम्परेचर को हम क्या नाम देंगे, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ का आचरण अनुचुंबकीय आचरण में परिवर्तित हो जाता है क्यूरी तापक्रम कहलाता है। अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए जो काई है दिया हुआ है, ये देखो ये रहा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, यहाँ से हम चले कि यहाँ जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी इधर, और इधर क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर इधर हम टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसके ऊपर जो
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, और इसी टेम्परेचर को हम क्या नाम देंगे, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद यहाँ तक तो सेम चल रहा था कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्या हो गई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो घटती जा रही है, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर इस तरीके का आया कि वहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। ठीक है, और इस मिनिमम टेम्परेचर को ही हमने क्या नाम दिया है, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, क्या नाम दिया हमने, क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों में अनुचुंबकीय प्रजातियों के लिगेंडों के माध्यम से संयोग होता है। परमाणु एवं आयनों का चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय तापक्रम पर इस प्रकार संरेखित होता है कि आधे, दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, कि जो आधे इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो किसके होंगे, +½ के, और जो आधे इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके होंगे, -½ के। तो टोटल जब हम म्यू की वैल्यू जब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, आधे इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के विपरीत होता है, जैसे कि द्विविमीय व्यवस्था चित्र 3.5 में दिखाई गई है। इसका परिणाम यह होता है कि पदार्थ का सकल चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, बिल्कुल शून्य होगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या आएगा यहाँ पर, बिल्कुल 0 आएगा। ठीक है, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होते तो जैसे जो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ हैं इनमें तो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में तो सारे के सारों की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, लेकिन इनमें आधे तो +½ के होते हैं और आधे -½ के। तो इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है वो कितने का निकलता है, 0। ठीक है, तापक्रम बढ़ने से उसमें विक्षोभ से चक्रण बेतरतीब होने लगता है, कि जैसे मैंने बताया था कि 25 डिग्री सेल्सियस तक तो इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दोबारा से बेतरतीब होने लग जाता है, जिससे तापक्रम बढ़ने पर चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो T होता है वो काई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो इंटेंसिटी, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो बढ़ती जाती है, और वह तापक्रम जिस पर प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिकतम होती है वो क्या कहलाती है, नील तापक्रम कहलाती है। ठीक है, देखो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का डायग्राम देखो यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या हो रही है, घट रही है, और इस पॉइंट पर आकर यहाँ पर मैक्सिमम हो गई, इसके बाद क्या हो गई, घटना शुरू हो रही है। तो इस पॉइंट पर आकर कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो मैक्सिमम है, और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैक्सिमम है तो हम उसको कह सकते हैं कि यहाँ पर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, और इस टेम्परेचर को, मैक्सिमम टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, नील टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये नॉर्मल पैरामैग्नेटिक का दिखाया हुआ है, तो ये तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर की एंटी फेरो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैरा में, और यहाँ पर क्यूरी टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर होता है कि यहाँ पर जो फेरो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, पैरा में। ठीक है, तो ये आपसे 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है और उसके बाद नील टेम्परेचर क्या होता है, ग्राफ के थ्रू आप समझाओ उसको। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग जैसे क्यूरी टेम्परेचर का आता है तो आप नॉर्मल पैरामैग्नेटिक का दिखा दोगे और ये वाला दिखा दोगे। अगर आपका नील टेम्परेचर का आता है तो एंटी फेरो का दिखा दोगे और नॉर्मल पैरामैग्नेटिक का। क्लियर है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, फिर उसके आगे की कल हम करते हैं नेक्स्ट में। ठीक है।